अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत अहम है। इसमें हम बात करेंगे कि अगर आपको या आपके किसी प्यारे को दिल का अटैक होता है तो आपने क्या करना है। और इसी तरह से जब आप अपने मरीज़ को लेके हॉस्पिटल जाते हैं तो हॉस्पिटल में फिर डॉक्टर्स ने क्या ऐसा करना है कि जो जिसके करने के लिए आपसे वो इजाज़त ले रहे होते हैं तो आप उसमें भी इन्वॉल्व होते हैं, उसमें शामिल होते हैं। तो इस चीज़ का भी आपको पहले से पता होना चाहिए। सबसे अहम बात जो आपके लिए ज़रूरी है कि आपको या आपके प्यारे को वो कौन सी ऐसी अलामात आएंगी कि जो इस तरफ इशारा करेंगी कि ये दिल का अटैक हो सकता है। क्योंकि दिल के अटैक के बारे में एक बात ज़हन में रखें, हम हमेशा कहते हैं कि टाइम इज़ एवरीथिंग, कि जो वक़्त है वो बहुत अहम होता है जब ये अलामात आती हैं। ये अलामात क्या होती हैं? इन अलामात में जैसे कि शामिल है कि किसी को चेस्ट पेन होना या सीने पे दबाव होना, छाती पे, सीने पे जब किसी को वहाँ पे दर्द होता है, और ख़ास तौर पे अगर कोई आपको ये बताता है कि उसको ऐसे लग रहा है जैसे कोई उसको दबा रहा है, तो ये बहुत बड़ी एक ऐसी अलामत होती है कि जो इशारा करती है इस तरफ कि ये दिल का अटैक हो सकता है। इसके बाद बारी आती है कि अगर किसी को जो दर्द है वो बाजू की तरफ जाए, और ख़ास तौर पे बाएं बाजू की तरफ, लेफ़्ट साइड पे, या फिर ये जो दर्द है ये जबड़े की तरफ जाए या गर्दन की तरफ जाए या कमर की तरफ जाए, तो ये जो दर्द है इसका भी बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ हो सकता है दिल के अटैक से। इसी तरह अगर किसी का सांस ख़राब हो जाए, इसी तरह किसी को अगर ठंडे पसीने आए, और देखें जो ख़वातीन होती हैं और जो बूढ़े लोग होते हैं और जो शुगर के मरीज़ होते हैं, उनमें बाज़ उस टाइप की अलामात आती हैं जिसको हम एटिपिकल कहते हैं, कि हो सकता है उनको सीने में दर्द तो ना हो, लेकिन अचानक ही उनको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाए, तिरेलियाँ शुरू हो जाएँ, या थोड़ी सांस खराबी की तरफ जाए, या अचानक आपको लगे कि आपके जो बुज़ुर्ग हैं वो उनको समझ ही नहीं आ रही किसी चीज़ की, वो इतने कन्फ्यूज़ हो चुके हैं। तो ये इशारा करता है ये चीज़ कि हो सकता है कि ये दिल का अटैक हो। तो अब आप फ़ौरी तौर पे क्या कर सकते हैं? देखें, यहाँ पे बहुत अहम है इस बात को समझना कि बाज़ लोग एक गलती करते हैं कि वो फ़ौरी तौर पे ख़ुद हॉस्पिटल जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप कोशिश ये करें कि आपने, जैसे पाकिस्तान में रेस्क्यू 1122 एक इमरजेंसी सर्विसेज है मेडिकल की, आप उनको फ़ौरी कॉल करें। एक तो ये गलती अगर आप करते हैं कि ख़ुद जाने की कोशिश करते हैं या अपने किसी प्यारे को अपनी प्राइवेट गाड़ी में हॉस्पिटल लेके जाते हैं, तो उसमें दो बहुत बड़े मसले बनते हैं। एक तो हो सकता है कि आप किसी ट्रैफ़िक में फंस जाएँ, तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि आपका कोई मरीज़ है जिसको बहुत बड़ी इमरजेंसी है। दूसरा, हो सकता है आप उस हॉस्पिटल या उस जगह पे ज़्यादा चांसेस होते हैं लोगों के जाने के जहाँ पे वो सहूलतें नहीं हैं दिल के इलाज की, जिनका आगे मैं ज़िक्र करूँगा। लेकिन जब आप इमरजेंसी सर्विस को कॉल करते हैं 1122 को, तो एक तो जब वो एम्बुलेंस पे लेके जाते हैं तो रास्ता उनको खुला मिल जाता है। दूसरा, वो जानते हैं कि अगर दिल का अटैक है तो वो किस हॉस्पिटल लेके जाएंगे, ये उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है। और तीसरी और बहुत अहम बात है कि अगर खुदा न खास्ता ऑन द वे टू हॉस्पिटल, अस्पताल के रास्ते में आपका मरीज़ जो है उसका दिल को कोई बड़ा अटैक था और वो बेहोश हो जाता है या उसको दिल रुक जाता है, तो दिल को चलाने के लिए जो एक CPR हम कहते हैं, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन या बेसिक लाइफ सपोर्ट BLS, तो वो सारा करना उनको आता है, वो ट्रेंड होते हैं। तो कोशिश यही करें कि रेस्क्यू को कॉल करें, और इस दौरान आप या आपका मरीज़ जिसको ये अलामात आई हैं और हो सकता है कि ये दिल का अटैक हो, तो वो बहुत ज़्यादा कोई फ़िज़िकली कोई चले फिरे ना, बल्कि रिलैक्स हो जाए। और घर में अगर आपके पास मौजूद है एस्प्रिन की गोली होती है, तो उसको हम हमेशा कहते हैं कि आप उसको तोड़ें और उसको अपने मरीज़ के देके थोड़ा सा पानी मुंह में चबा लें, यानी कि चबाना ज़रूरी है। पानी से अगर आप लेंगे तो आधे घंटा या 20-25 मिनट के बाद ही उसका असर होगा। लेकिन अगर आप चबा लेंगे और अगर आपका मरीज़ जो है वो नहीं चबा सकता, तो आप उसको पीस के दें और थोड़ा सा पानी रख दें, तो वो फ़ौरी तौर पे जो है एस्प्रिन आप खून में चली जाती है। और एस्प्रिन क्या करती है कि खून का क्लॉट को मज़ीद बनने से रोकती है। तो एस्प्रिन देना बहुत ज़रूरी होता है। रेस्क्यू को कॉल किया और आप अपने मरीज़ को लेके चले जाते हैं हॉस्पिटल में। अब आपका मरीज़ एक दफ़ा जब हॉस्पिटल पहुंच जाता है तो वहाँ पे क्या किया जाता है? देखें, जब भी चेस्ट पेन के साथ या उन अलामात के साथ मरीज़ अस्पताल की इमरजेंसी में जाता है कि जहाँ पे डॉक्टरों को शक हो कि हो सकता है कि दिल का अटैक हो, तो सबसे पहले वो दिल की ECG करते हैं, दिल की पट्टी करते हैं। ECG दिल के को कहते हैं हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ताकि बाज़ का तो कन्फर्म हो जाता है सिर्फ उसको देखने से कि आपके मरीज़ को दिल का अटैक है। और अगर कन्फर्म ना हो और शक का इज़हार हो तो फिर एक ब्लड का टेस्ट करवाया जाता है जिसको ट्रोपोनिन लेवल कहते हैं। फ़ौरी तौर पे भी करवाते हैं और 4 घंटे के बाद भी इसको करवाया जाता है। अगर तो ECG से पता चले
कि दिल का बड़ा अटैक है जिसको हम एसटी एलिवेशन एमआई या स्टेमी कहते हैं, तो फिर ये इन्हिसार है कि हस्पताल में क्या एंजियोप्लास्टी की सर्विस है, स्टेंट डालने की सहूलियात हैं, तो फौरी तौर पे आपके मरीज़ को उस जगह पे मुंतकिल किया जाता है जहाँ पे डॉक्टर फौरी तौर पे पहले तो रास्ता खोलते हैं, खून की नाली जो बंद हुई होती है इसे कोरोनरी एंजियोप्लास्टी कहते हैं, और जो टेस्ट होता है जिससे वो चेक करते हैं कि खून की नाली में वाकई क्लॉट है इसे कोरोनरी एंजियोग्राफी कहते हैं, और फिर स्टेंट रख दिया जाता है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि वहाँ पे ये सहूलत नहीं है तो दूसरी जो सहूलत होती है वो एक टीका लगाने की होती है जिसको हम थ्रोम्बोलाइसिस कहते हैं, उसको क्लॉट बस्टिंग भी कहते हैं। तो यानी कि एक ऐसा टीका लगाया जाता है जैसे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा स्ट्रेप्टोकाइनेस का लगता है, रेटिप्लेस का लगता है, एल्टीप्लेस का लगता है, तो वो टीके में ये सलाहियत होती है कि वो फिर खून की नाली को खोलता है। लेकिन पहली चॉइस क्या होती है? एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी, स्टेंट डलना। अब चाहे तो वो एंजियोप्लास्टी हो, चाहे वो टीका लगना हो, लेकिन अगर आप मरीज़ को लेट लेके जितना लेट करेंगे उतना उसको फ़ायदा कम होगा। जितना जल्दी पहुंच जाएंगे, जितना जल्दी वो काम हो जाएगा, उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका मरीज़ को चाहे खून की नाली बंद भी थी लेकिन टाइम पे खोल दी गई है तो दिल के पट्टों को नुकसान नहीं होगा और दिल के अटैक का वो असर नहीं होगा बुरा जो उस सूरत में हो सकता है अगर आप लेट जाते हैं हॉस्पिटल। इसके बाद बारी आती है कि लंबे अरसे के लिए हार्ट अटैक के बाद क्या दवाइयाँ दी जाती हैं। उसमें एक तो एस्प्रिन, जैसे मैंने जिक्र किया था कि एंटी प्लेटलेट्स है वो दी जाती है, फिर कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दवाइयाँ जिनको स्टैटिन कहते हैं या कोई और नए ऑप्शन भी आजकल हैं वो दी जाती हैं। फिर आपका दिल बहुत ज़्यादा काम ना करे, उसके रेट को थोड़ा सा कम रखा जाए, उसकी रफ्तार को कम रखा जाए, इसके लिए बीटा ब्लॉकर्स दिए जाते हैं। फिर एक और दवाइयाँ हैं जिसको एस इनहिबिटर्स कहते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, जो कि दिल के जो फंक्शन को बेहतर करती हैं तो वो दी जाती हैं। और एक और गोली दी जाती है आपके मरीज़ को जब आप घर लेके आते हैं, वो है ज़ुबान के नीचे रखने के लिए नाइट्रोग्लिसरीन। और आपको समझाया जाता है, आपके मरीज़ को भी बताया जाता है कि जब आपको सीने में दर्द हो या अटैक का दोबारा ख़तरा हो तो आपने ज़ुबान के नीचे रख लेनी है, तो ये चीज़ की जाती है। अच्छा, आखिर में हम बात करते हैं कि लाइफ़स्टाइल में क्या तब्दीली करनी होती है, कि क्या ऐसा करना है कि जिससे फिर दोबारा अटैक होने के चांसेस कम हो जाए। एक तो आप ये करें कि सिगरेट बहुत बड़ा मसला है, सिगरेट की वजह से बहुत ज़्यादा ये रिस्क फैक्टर है बहुत बड़ा, तो इसको छोड़ें। इसी तरह से कोशिश करें कि जो खुराक है अब आपकी खुराक में, क्योंकि अब तो पता चल गया कि दिल का अटैक हुआ है, तो क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए? फल शामिल होने चाहिए, सब्जियां शामिल होनी चाहिए, देसी गंदम की रोटी, ये होल ग्रेन जिसे हम कहते हैं, ब्राउन ब्रेड वगैरह ये शामिल हो, नान वगैरह ना हो। इसी तरह से मछली का इस्तेमाल करें, इसी तरह से बादाम, अखरोट या और ऑयल में हम ऑलिव ऑयल का कहते हैं। तो लाइफस्टाइल में तो ये तब्दीली होती है। इसी तरह से रेगुलर एक्सरसाइज करें, और ये आपका डॉक्टर आपको बताएगा कि दिल के अटैक ने किस हद तक दिल को अगर मुतासर किया है, तो उसी हिसाब से आपकी फैसला किया जाता है कि आप कितनी ज़्यादा एक्सरसाइज कर सकते हैं, कितनी कम कर सकते हैं, कौन कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए। फिर साथ साथ आपने ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और जो शुगर है इनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये रिस्क फैक्टर हैं, इन्हीं की वजह से हो सकता है कि दिल का अटैक हो, तो अब इनको कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद कोशिश करें कि चाहे तो योगा करें, मेडिटेशन करें, लेकिन अपना जो स्ट्रेस होता है तो उसको आपने कम रखना है, क्योंकि जो स्ट्रेस होता है वो बहुत बड़ा एक ऐसा इशू है कि जिसकी वजह से आजकल दिल के अटैक हैं। और ख़ास तौर पे मैं तो दोस्तों को समझाता हूँ, ये जो टीवी से और सोशल मीडिया का स्ट्रेस है इससे आप दूर रहें, अच्छी अच्छी चीज़ें देखें, अच्छी अच्छी ख़बरें सुनें, तो आपका स्ट्रेस कम हो जाता है। बाकी तो मुख्तलिफ़ ऑप्शंस भी हैं। फिर दोबारा कब ज़रूरत होती है कार्डियोलॉजिस्ट को? एक तो आप फॉलोअप पे दिखाते रहें, रूटीन में दिखाते रहें कि जितने अरसे बाद उन्होंने कहा है। लेकिन अगर आपको दोबारा चेस्ट पेन होता है, सांस की तकलीफ़ होती है, आपको त्रेलियाँ आती हैं, आपको चक्कर आते हैं ज़्यादा, तो और दिल की रफ्तार जो है, अगर वो उस जो धड़कन होती है उसकी बेतरतीबी शुरू हो जाती है, इरेगुलरिटी आ जाती है, तो ये वो मौके होते हैं कि फ़ौरी तौर पे अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, रब्ता करना चाहिए। क्योंकि इब्तिदा में हस्पताल वाले आपको चेक करते हैं, इलाज करते हैं, लेकिन उसके बाद आप कार्डियोलॉजिस्ट को ओपीडी, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट या उनके क्लिनिक पे दिखाते रहते हैं ताकि इस चीज़ को दोबारा होने से रोका जाए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको थोड़ा समझ आई होगी कि दिल के अटैक के बाद या उस वक्त आपने क्या करना है और डॉक्टर्स ने और हॉस्पिटल वालों ने क्या करना है। तो इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहती हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे गाइड करें, मुझे बताएं, मशवरा दें कि कौन सी टॉपिक्स पे मुझे वीडियो बनानी चाहिए। नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, बेल नोटिफिकेशन दबा दें और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।